वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 452। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 20 जुलाई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। रेड विस्कर्ड बुलबुल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन तीन बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। इसे क्रेस्टेड बुलबुल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइक्नोनोटस जोकोसस। और IUCN की रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया, मतलब संकट मुक्त है। ये संकट मुक्त है या संकटग्रस्त है। देखिए, इसे क्रेस्टेड बुलबुल के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और पाइक्नोनोटस जोकोसस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, जो अधिकतर अगर यूपीएससी रखेगी तो करेक्ट ही रखेगी, क्योंकि अगर उसने इनकरेक्ट कर दिया तो सिविल सर्वेंट नहीं ढूंढ रही वो। क्या ढूंढ रही है वो? PMT के स्टूडेंट ढूंढ रही है। इसे IUCN की लाल सूची में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया, संकट मुक्त है। सारे के सारे करेक्ट हो गए ये तो गलत तो कोई है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं, कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। रेड विस्कर्ड बुलबुल, इसको क्रेस्टेड बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइक्नोनोटस जोकोसस। और ये जो पक्षी है विश्व के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तथा मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सरकार द्वारा अभी हाल ही में पशुपालन अवसंरचना विकास कोष गठित किया गया है। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इस कोष के माध्यम से सरकार केवल डेयरी क्षेत्र को लक्षित करेगी और निजी क्षेत्र की कंपनियां इस कोष का लाभ नहीं उठा सकती। और इसके तहत परियोजनाओं को कुल लागत का 100% हिस्सा ऋण के रूप में कोष से प्रदान किया जाएगा। देखिए, 100% नहीं है, गलत है, 90% है। और निजी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसका लाभ उठा सकती हैं, गलत है स्टेटमेंट। केवल डेयरी नहीं है, अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां लाभ उठा देंगी तो ये तो सारे के सारे कट गए। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो ये सारे के सारे कथन असत्य हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की बात की गई थी। और इस पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का प्रमुख उद्देश्य दूध और मांस प्रसंस्करण की क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि भारत के ग्रामीण एवं असंगठित दुग्ध और मांस उत्पादकों को संगठित दुग्ध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके। इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल डेयरी क्षेत्र नहीं है। अब देखिए, इस कोष के अंतर्गत लाभ उठाने वालों में किसान उत्पादक संगठन भी है, MSME भी हैं, कंपनी अधिनियम की धारा 8 में शामिल कंपनियां भी हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियां भी हैं और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल हैं। ऐसा नहीं है केवल डेयरी उद्योग है। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत सभी पात्र परियोजनाएं अनुमानित परियोजना लागत का अधिकतम 90% तक ऋण के रूप में अधिसूचित बैंकों से प्राप्त करने में सक्षम होंगी, जबकि सूक्ष्म एवं लघु इकाई की स्थिति में लाभार्थियों का योगदान 10%, मध्यम उद्यम के स्थिति में 15% और अन्य श्रेणियों में यह 25% हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दल बदल कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले का निर्धारण संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। संबंधित पीठासीन अधिकारी का क्या मतलब है? लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, करेक्ट स्टेटमेंट। केवल सर्वोच्च न्यायालय इस कानून के तहत दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस कानून के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। दल बदल संबंधी देखिए, इसको जो है चुनौती तो दी जा सकती है, क्योंकि अलग सिविल सर्विसेज वाली वो पॉलिटी वाली टेस्ट सीरीज में कराया होगा ना। न्यायिक समीक्षा का दायरा जो है सीमित है, लेकिन इसमें करेक्ट है ये स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कर सकता है इसको। तो गलत कौन सा है इसमें? फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून के अनुसार दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाना है। और पीठासीन अधिकारी कौन होगा? लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में सभापति। एक केस हुआ था किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू, और अन्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पीठासीन अधिकारी के निर्णय की हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है।
हाई कोर्ट भी कर सकता है इसमें। अब देखिए इसी मामले में न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया था कि दल बदल विरोधी कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का दायरा जो है बहुत सीमित है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह टाइगर रिजर्व भारत सरकार द्वारा देश में स्थापित प्रारंभिक टाइगर रिजर्वों में से एक है, जो ताप्ती और सतपुड़ा रेंज की गबलीगढ़ रिज से घिरा हुआ है। इन चारों में से किसी एक की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं तथा टीक वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है। यह सेंट्रल इंडियन हाईलैंड फार्मिंग का प्रतिनिधित्व करता है और दो राज्यों के वनों के मध्य एक महत्वपूर्ण जो है गलियारे के रूप में कार्य करता है। बताइए उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व के संदर्भ में है? मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कांजीरंगा टाइगर रिजर्व या फिर पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड का पलामू नहीं है ये, असम का कांजीरंगा भी नहीं है, मध्य प्रदेश का पेंच नहीं है, ये है मेलघाट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए भारत सरकार ने वर्ष 1973-74 के शुरुआत में देश भर में कुल 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए थे। मेलघाट टाइगर रिजर्व इन्हीं 9 टाइगर रिजर्वों में से एक था। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में ताप्ती और सतपुड़ा रेंज की गबलीगढ़ रिज से घिरा हुआ है। यह सेंट्रल इंडियन हाईलैंड फार्मिंग का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो रिजर्व है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वन क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है। यहाँ मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क कौन से, पूरा क्या करेंगे इसको, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं तथा टीक वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कांजुगेट वैक्सीन, क्या नाम है? न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कांजुगेट वैक्सीन के संदर्भ में कौन सा सही है? निमोनिया के क्षेत्र में यह पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है। न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कांजुगेट वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले आक्रामक रोग एवं न्यूमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए उपयोग की जाएगी और इसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? इनकरेक्ट ढूंढ लो तो करेक्ट तो खुद ब खुद मिल जाएगा। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए न्यूमोनिया के क्षेत्र में ये पहली स्वदेश रूप से विकसित वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो है शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले आक्रामक रोग एवं न्यूमोनिया के खिलाफ सक्रिय टीकाकरण के लिए उपयोग की जाएगी। इसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस वैक्सीन को एक इंट्रामस्क्यूलर तरीके से प्रशासित किया जाता है। हाल ही में न्यूमोनिया के इलाज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को मंजूरी दी है, DCGI ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मातानी पछेड़ी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए मातानी पछेड़ी गुजराती धार्मिक वस्त्र लोक कला है। इस कला में कपड़े के केंद्र में मातृ देवी का उल्लेख किया जाता है और शेष कपड़े में उनकी कहानियाँ और किंवदंतियों को निरूपित किया जाता है। इस कला का प्रयोग केवल खानाबदोश बघारी समुदाय द्वारा किया जाता है वर्तमान में। बिल्कुल ये गुजराती धार्मिक वस्त्र लोक कला है। मातानी पछड़ी करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो मातानी पछड़ी एक गुजराती शब्द है जिसका अनुवाद होता है मातृ देवी के पीछे। यह एक गुजराती धार्मिक वस्त्र लोक कला है। इसे गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है और इस कला के तहत कपड़ों के केंद्र में मातृ देवी का उल्लेख किया जाता है और शेष कपड़ों में उनकी कहानियाँ किंवदंतियों को निरूपित किया जाता है। वर्तमान में इस कला को गुजरात के खानाबदोश बघारी समुदाय के 10 से 15 परिवारों के 70 से 80 लोग ही जानते हैं। बघारी समुदाय स्वयं को मातृ पूजक या फिर देवी पूजक कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में समाचारों में रही के संदर्भ में विचार करना है। यह पाकिस्तान की 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है और पाकिस्तान द्वारा इसका निर्माण झेलम नदी पर किया जा रहा है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? पाकिस्तान की है या फिर भारत की है, बांग्लादेश की है? पाकिस्तान की है। 700 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है। बिल्कुल इसका निर्माण झेलम नदी पर किया जा रहा है।
तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में पाकिस्तान एवं चीन के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के जो है सुघोटी ज़िले में 700 मेगावाट की आज़ाद जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, के अंतर्गत किया जाना है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर स्थित पाकिस्तान का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये पक्का चीन इसमें उंगली कर रहा है, उसी की खुराफात होगी, उसी की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कभी कभी चर्चा में दिखाई देने वाला पद का नाम क्या है? चिरल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है ये? दबाव के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला मध्यवर्ती है, या फिर मानव जीन अनुक्रम निर्धारण की तकनीक है, भूकंप अवरोधी भवन निर्माण तकनीक है, या फिर अंतरिक्ष में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालू के टुकड़े नहीं है ये है दबाव के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला कोई मध्यवर्ती। तो देखिए, चिरल बिल्डिंग ब्लॉक दबाव के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मूल्यवान मध्यवर्ती होते हैं। भारतीय सक्रिय दवा सामग्री एपीआई उद्योग को अधिकतम सफल बनाने के लिए जैव उत्प्रेरकों के माध्यम से चिरल बिल्डिंग ब्लॉक के उत्पादन पर जो है बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक एंटीवायरल दवाओं के उत्पादन में न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉकों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 9 पर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक या रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 41वां नहीं है, 44वां भी नहीं है, दूसरे पर चीन है और अमेरिका है एक साथ। इंडिया को तीसरा मिला है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश बन गया है। और वार्षिक वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक या रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार द्वारा जारी की गई है, ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है, और इस सूचकांक में चीन और अमेरिका जो है दोनों को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है एक साथ, और इंडिया को तीसरा स्थान। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार 18 जुलाई 2009 को नई दिल्ली में मनाया गया था। देखिए, इस दिवस को पहली बार 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में मनाया गया था, नई दिल्ली में नहीं। नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक अभी हाल ही में 2 दिन पहले मनाया गया 18 जुलाई को। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। लोकतंत्र के लिए संघर्ष और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो थर्ड को एलिमिनेट करके इसका उत्तर लगा दीजिए, केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर बी। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 18 जुलाई 2009 को नई दिल्ली में नहीं मनाया गया। भैया, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हो गई? पहली बार इसको न्यूयॉर्क में मनाया गया था, न्यूयॉर्क में। अब देखिए, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में हुआ था। कहाँ हुआ था? ट्रांसकेई में। नेल्सन रोही हल्ला मंडेला के रूप में हुआ था। किसके रूप में? रोली हल्ला के रूप में हुआ था। जब रोली हल्ला 12 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई, और नेल्सन मंडेला 1918 से लेकर 2013 के बीच में अपने जीवन को इन्होंने मानव अधिकार के लिए लड़ते हुए समर्पित कर दिया। 1993 में नेल्सन मंडेला और इनके साथ एक सहयोगी, उनका नाम है फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क, को संयुक्त रूप से रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्य के लिए इनको मिला था संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1993 में नेल्सन मंडेला संग फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क को। तो ये था इनका मोटा मोटा कुछ बायोडाटा। 12 वर्ष की उम्र में इनके पिता चले गए, और दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था, ट्रांसकेई में, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन रोली हल्ला मंडेला के रूप में।
तो पहली बार दिवस मनाया गया था न्यूयॉर्क में, दिल्ली में नहीं। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।